Hi everyone, very good afternoon to all. How are you? Good evening everyone. How are you? Good evening everyone. In previous lecture, we were studying electromagnetic induction. Good evening everyone. Good evening. I am fit and fine beta. In previous lecture, we were discussing electromagnetic induction. तो आज हम लोग बेटा उसी को आगे बढ़ाते हैं. We are just taking it to the next level. थोड़ा आगे लेकर चलते हैं. So first of all, I am starting with the previous formulas which we have already studied. जो हम लोग आराम से पहले पढ़ चुके थे. एकदम फाइन बेटा. तो लास्ट क्लास में जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं. आई एम जस्ट स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट्स. चलो फिर पढ़ा जाए, है ना? योर वीडियो इज ब्लर फॉर एवरीवन. यस सर, ओके. तो आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग माय पेज वंस बेटा. मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ. तो फिर हम लोग स्टार्ट कर तो फिर हम लोग स्टार्ट कर तो फिर हम लोग स्टार्ट तो फिर हम लोग स्टार्ट कर तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो फिर हम लोग स्टार्ट तो फिर हम लोग स्टार्ट कर तो फिर हम लोग स्टार्ट कर. सर, वीडियो इज ब्लर. वीडियो इज ब्लर. वीडियो इज ब्लर. ओके, चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा. लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो मैं उसकी हेडिंग डालता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं. ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. नो प्रॉब्लम बेटा, है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई. लास्ट क्लास में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे. छोटी सी एक दो बातें हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. I already explained the Faraday's first law and Faraday's second law, which is on the basis of Faraday's experiment. Faraday ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे. उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे फराडे ने कुछ लॉज दिए. उन लॉज को हम पढ़ रहे थे. फर्स्ट लॉ था हमारा, when you are changing the magnetic flux, when you are changing the magnetic flux in the circuit, to just compensate the change, there will be some induction, some induced EMF will be there. वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? EMF जो होगा वो जनरेट हो जाएगा. एंड यू हैव टू फाइंड द EMF मैथमेटिकली. अगर आपको मैथमेटिकली निकालना है, देन हमें फराडे का सेकेंड लॉ यूज करना होगा. दैट इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d5b by dt. आई एम जस्ट राइटिंग द सेकेंड लॉ हियर. E induced is equal to माइनस ऑफ d5b by dt. ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला है, इसे हमें याद रखना है. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज एक्चुअली फैराडेज सेकंड लॉ. नाउ इसके एक दो छोटे मोटे एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं. एज आई टोल्ड यू earlier that
if we think about this phi b, this phi b is nothing but n, that is number of loops multiplied by magnetic field into area of cross section into cos theta. तो phi b हमारे इन चार चीजों को कंसिस्ट करेगा. The first one, number of loops. लास्ट क्लास में बेटा B is magnetic field. लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया था क्या आरवितिक? A is area of cross section and cos theta is angle between B and A. ओके ओके. तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा था. मैंने आपको ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि इफ वी वांट टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर आर 4 वेज ऑफ चेंजिंग दैट. आप या तो n चेंज कर दो, या b चेंज कर दो, a चेंज कर लो, या एंगल चेंज कर लो. इन ऑल द 4 केसेस यू कैन इजीली चेंज द वैल्यू ऑफ phi b, and if there is any change in value of phi b, you can easily generate EMF from that. ओके. नाउ मैं यहां से इससे जुड़े हुए 2-3 छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, इनको यू विल गेट दिस देयर. बेटा अगर 2 को चेंज करना हो तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है. वहां पे फिर हम लोग phi फाइनल माइनस phi इनिशियल ले लेंगे, है ना. मैंने बोला कि देयर आर 4 वेज, ये 4 वे हो सकते हैं चेंज करने के. इनमें से कोई भी एक बदल जाएगा तो यू कैन इजीली चेंज द वैल्यू ऑफ phi b. हो सकता है चारों बदल लो, क्या फर्क पड़ता है ना. चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं. तो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं इसके ऊपर बेटा, है ना. तो आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द, अब न्यू पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास के लिए, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विथ इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट मुझे निकालना हो तो इसको मैं लिखूंगा बेटा आई इंड्यूस्ड. अगर हमारे पास पहले से ईएमएफ इंड्यूस्ड पता है एंड वी नो दैट आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हियर, सो आई विल राइट आई इंड्यूस्ड इज नथिंग बट, आप लोग बता दो बेटा क्या लिखना चाहिए. आई इंड्यूस्ड इज नथिंग बट ई इंड्यूस्ड divided by R. This will be the value. This R is basically the resistance. तो आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा है. सिंपल इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है, वोल्टेज मतलब पता है, हमें करना क्या है, हमें सिंपली क्या करना है, वोल्टेज पता होने के बाद सिंपली हमें R से डिवाइड कर देना है. वी विल डायरेक्टली गेट द रिजल्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज अ वेरी गुड वन. बिफोर दैट जस्ट अ मिनट बेटा, मैं इसको अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं मान लेता हूँ बेटा कि phi मेरे पास, पेज चेंज ही कर लेते हैं, है ना, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा. आई एम जस्ट चेंजिंग द पेज. मान लो बेटा कि phi b मुझे क्या दिया हुआ है, phi b इज इक्वल टू मान लो मुझे n phi दिया हुआ है ना, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है. नाउ व्हाट आई विल डू, I induced is equal to minus of n divided by r d phi by dt. कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? Is there any problem? नो बेटा, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, बस 1-2 फॉर्मूले छोटे मोटे बताए, है ना, तो नीड नॉट टू वरी. अभी यही फॉर्मूले से स्टार्ट ही किया था एक्चुअली. Now come to the second one. If second point पे चलते हैं बेटा, then we can write induced charge. हेल्प करो बेटा मेरी, induced charge क्या लिखनी चाहिए? चार्ज क्या होता है? Do you know what is charge? Q is equal to IT. Exactly बेटा, Q is equal to IT. We know that I is equal to dq by dt. तो अगर मैं I को dq by dt लिखूं या मैं dq को I dt लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? You can easily write Q induced from here.
तो अब आप सभी समझदार हो, आराम से समझ रहे हो. दिस इज आई. हियर यू कैन सी dt. If you take this dt towards left, you can directly get the result. And the value is minus of n by r multiplied by d5. Is this point is also clear? Done? The next one. If we think about the induced power, how we can get this induced power here? Okay, पावर कैसे निकालेंगे? पावर का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है ना. इट इज E इंटू आई और V इंटू आई, यही है ना. तो पावर को मैं सिंपली क्या लिख दूंगा? एग्जैक्टली बेटा V इंटू आई ज्यादा बेहतर है, तो E इंड्यूस्ड इंटू आई इंड्यूस्ड लिख देता हूँ, ज्यादा आराम से आ जाएगा आंसर, है ना. एक्चुअली आई एम राइटिंग ऑल द फॉर्मूला E इंटू आई, और यू कैन राइट E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, और यू कैन राइट I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R. किसी को भी आप जिसे भी यूज करना चाहो बेटा, यू कैन इजिली यूज. एंड जैसे सामने मुझे ये I दिख रहा है, तो आई विल यूज दिस वन. तो आई विल राइट n स्क्वायर डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई d5 बाई dt स्क्वायर. आर यू अग्री विथ मी और नॉट? क्या मुझसे अग्री करते हो सभी लोग? You can see it can depend, it depends on time as well as on resistance. It will depend on both of them. It will depend on time as well as on resistance. You have to consider this point. So these are the 4 basic formulas जो कि हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ने थे. हमने आराम से इन चारों को पढ़ लिया, है ना. आप देख सकते हो बेटा, फर्स्ट तो हम ऑलरेडी जानते थे, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने. दिस वन इज द सेकेंड वन, दैट इज इंड्यूस्ड करंट. देन मैं आपको लेकर आया बेटा अगले पॉइंट पे, इंड्यूस्ड चार्ज. एंड द लास्ट वन इज इंड्यूस्ड पावर. पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, और यू कैन से V स्क्वायर बाई R, और यू कैन से I स्क्वायर इनटू R. यही तीनों होता है ना. आई एम डूइंग द सेम हियर. आई एम डूइंग द सेम हियर. मैंने बेटा, सर यहाँ R स्क्वायर नहीं होगा इन लास्ट. बेटा R तो एक कैंसिल हो जाएगा ना इस R से. कैंसिल नहीं करोगे क्या उसे? चलो फिर. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना था. आई होप द थिंग्स आर क्लियर सभी को बेटा. किसी को कोई दिक्कत अभी तक? प्लीज टेल. मिथिलेश, मिथिलेश बेटा, आहार वितिक सर इज द एप्लीकेट ऑन. बेटा दीज आर एक्चुअली एप्लीकेबल इन फैराडेज लॉ, है ना. ये सबके सब उसी में है. आगे बढ़ाऊं मैं यहां से, तो आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. फाइव बी इज इक्वल टू n5. एक्चुअली बेटा अगर मेरे पास मान लो देयर आर n नंबर ऑफ लूप्स, है ना, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 5b, मतलब टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो एक लूप के कारण आने वाला फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय n के इक्वल होगा. ओके, इज इट फाइन मानसी? चलो तो फिर मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूं बेटा. आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोलूं बेटा तो इस चैप्टर में अगर कुछ पढ़ना है तो सिर्फ यही पढ़ना है. तो इससे अच्छे से बेटा इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट एनी डायरेक्शन आप इस चैप्टर के एनालिटिकल क्वेश्चंस को कभी नहीं कर सकते. तो आपको थोड़ा सा बेटा यहाँ पे ध्यान देना होगा. बोर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं. सर इंस्टेड ऑफ पुटिंग माइनस साइन हियर वी कैन टेक ओनली मैग्नीट्यूड हियर. हाँ बेटा आराम से ये कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने लेंज लॉ नहीं पढ़ाया था ना. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द लेंज लॉ. देन हम लोग को जो लिखना हो फिर लिख लेंगे. देन मैं वहां पे मॉड साइन आपको खुद बोलूंगा कि यू कैन यूज द मॉड साइन, है ना. नहीं बेटा नहीं लिख सकते, है ना. क्यों तो इतना उलझती है किसी चीजों में. आपको यहाँ बेटा फाई दिया रहेगा, कहाँ से आप डब्ल्यू वी इन सब पे चले गए, है ना. कहाँ चले गए आप? ये नहीं वहां पे पहुंच पाओगे आप. आप समझो हर चैप्टर का अपना एक इंपॉर्टेंस है. यहाँ पे फ्लक्स इज इंपॉर्टेंट, तो यू शुड ऑलवेज राइट ऑल द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स. फ्लक्स के फॉर्म में लिखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा.
क्योंकि फ्लक्स ही गिवन होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेंज लॉ। स्टार्टिंग विथ लेंज लॉ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Lenge's law. The first thing I want to mention here, देखो ये जो लेंज लॉ है ना, इससे कोई मैग्नीट्यूड हमें कहीं पे पता नहीं चलने वाला है ना। वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड। ओके ओके बेटा, तुझे वाइट से इतना प्रेम क्यों है? हम लोग बेटा अगर लेंज लॉ की बात करें, है ना, अगर हम लोग लेंज लॉ की बात करें बेटा, तो लेंज लॉ बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। किसको रिप्रेजेंट करने के काम आता है? ओके ओके बेटा, फाइन, आई वॉज जस्ट जोकिंग, है ना, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। चलो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो लेंज लॉ बेसिकली किस काम आता है बेटा? इट इज बेसिकली यूज टू फाइंड the direction of induced EMF, the direction of induced current. So how we can determine the direction, we can वो हम लोग यहाँ पे लेंज लॉ से समझेंगे, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो आई विल से दैट इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। सो आई एम राइटिंग हियर द सेम। It is based on law of energy conservation. ओके, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पे बेस्ड रहेगा हमारा। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। एग्जैक्टली बेटा, अंशिका, योर आंसर इज करेक्ट बेटा। दिस लॉ इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द पोलरिटी ऑफ द बैटरी, है ना। तो नाउ इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। फर्स्ट तो मैंने लिख ही दिया बेटा कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। नाउ आई एम राइटिंग हियर कि एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change in flux, work has to be done against the जो भी यहाँ पे बेटा चेंज है, against the change in flux, okay, and this will decide the direction of induced EMF. मैं यहाँ लिखता हूँ इसी को, if just a minute, the direction of induced EMF and induced current is always to oppose the change in flux of the circuit. Okay, तो आई एम राइटिंग हियर, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ बेटा कि ये हमेशा क्या कहता है, ये हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के वैसे डायरेक्शन को प्रोड्यूस करता है जो कि यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स, जो भी यहाँ फ्लक्स में चेंज हो रहा हो उसको अपोज कर सके, उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्या कर सके, अपोज कर सके। ओके, नाउ बेटा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई एम डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा उसके पहले मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे फिर से शेयर कर रहा हूँ। आई ऑलरेडी शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू यू, बट नाउ अगेन आई एम शेयरिंग द सेम इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास बेटा कहीं पे भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, I will say here south pole will be generated. अगर कहीं बेटा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, here this one is basically anti clockwise current, so here the north pole will generate. यहाँ पे कौन सा पोल है ये हमारा, this one is basically north pole, और इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बेटा साउथ पोल। अब देखो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैंने बोला बेटा ये पहले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है कि हमारा जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, बेटा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा
इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए प्रोड्यूस होगा। जो भी फ्लक्स में यहाँ चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स बढ़ रहा होगा वो फ्लक्स को घटाएगा, फ्लक्स घट रहा होगा वो फ्लक्स को बढ़ाएगा। तो वो हमेशा बेटा इस चेंज को अपोज करेगा जो भी यहाँ पे होने वाला है। तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू टेक। आई थिंक नाउ द पॉइंट इज क्लियर, है ना। तो मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूँ, द नेक्स्ट पॉइंट पे लेकर आता हूँ बेटा, टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। Exactly, beta. Reverse the effect. Now, I am taking few examples. In all these examples, you have to find the direction. I am just putting a heading that direction of induced EMF. We are just find the direction of induced EMF. We are just finding the direction of induced EMF in all these cases. Always remember one more point बेटा, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा एक बात अपने दिमाग में सेट करके रखना, एंड द थिंग इज हमारा ऑब्जर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो किस जगह पे प्लेस है ये हमेशा हमें जान के रखना चाहिए। मतलब कोई भी कभी भी हमसे डायरेक्शन पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, तो आप हमेशा ये पूछना कि विथ रिस्पेक्ट टू हूम। जब तक हमें ये पता ना हो कि हम किसके रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं तब तक हम इसके एग्जैक्ट आंसर को कभी भी कोट नहीं कर सकते। बिकॉज आप जानते हो बेटा, अगर मैं किसी भी लूप में क्लॉकवाइज करंट को देख रहा हूं, आप मेरे जस्ट फ्रंट में खड़े हो तो यू कैन सी द एंटी क्लॉकवाइज करंट इन द सेम लूप। तो जो चीज मेरे लिए क्लॉकवाइज है वो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है ना। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। जिन्हें प्रीवियस पेज देखना था जल्दी से देखो बेटा, मैं थोड़ा आगे बढ़ू फिर, है ना। हाँ बेटा, हमने फैराडेज लॉ लास्ट क्लास में कर लिया था। कन्वेंशन बेटा ऑलरेडी मैंने ये पढ़ा रखा है आपको, नया कन्वेंशन कुछ नहीं बताया है। मैंने बताया है कि अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो उसे हम लोग यहाँ पे साउथ पोल मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो उसे हम लोग नॉर्थ पोल मानते हैं, है ना। चलो तो फिर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते चलते हैं बेटा। फर्स्ट केस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। दिस टाइम वी हैव अ मैग्नेट, और इस मैग्नेट में हमारे पास मैग्नेट का एन जो है हमें यहाँ दिख रहा है, साउथ पोल इज हियर, N and S is moving towards a loop with some velocity v, and we have a observer। हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है बेटा। We have a observer who is just standing here, okay। यहाँ हमारे पास एक लूप है। दूसरा केस है, ऑब्जर्वर अभी भी सेम है, बट दिस टाइम द साउथ एंड नॉर्थ पोल इज ऑल्सो सेम, बट ये मैग्नेट जो है ये v वेलोसिटी से इससे अवे जा रहा है ना। ये दूसरा सिचुएशन हो गया। आप जहां मैंने साउथ लिया है इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन इजीली टेक नॉर्थ, सो मैं नॉर्थ वाला अब नहीं ले रहा है, आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट। अब ध्यान से देखना बेटा, आप एक छोटी सी बात मुझे बताना, अगर मेरे पास पहले से कहीं पे नॉर्थ पोल हो और मैं वहां पे एक नॉर्थ पोल को ले जाऊं तो पहला नॉर्थ पोल उसे क्या करेगा? अगर कहीं नॉर्थ पोल हो रिपेल करेगा, है ना। तो मैं यहाँ जान रहा हूँ बेटा कि अगर मैं यहाँ पे इस नॉर्थ पोल को इस लूप के पास लेकर जाऊंगा तो इसके अंदर का फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो ये अगर फ्लक्स को घटाना चाहता है तो ये अपने अंदर कौन सा पोल क्रिएट कर लेगा? नॉर्थ पोल अगर मैं इसके पास लेकर जाऊंगा तो ये फ्लक्स बढ़ जाएगा। मुझे इसके फ्लक्स को घटाना है तो वो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट करेगा? एक्चुअली बेटा कुछ बच्चे साउथ बोल रहे हैं, बट आप समझो बेटा, मैंने अभी आपको जस्ट समझाया कि अगर वो इसे रिपेल करेगा तब वो इस इफेक्ट को अपोज कर रहा है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, वो फ्लक्स को डिक्रीज कब कर पाएगा? जब वो इस नॉर्थ पोल को रिपेल करे। और रिपल्सन के लिए यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए? नॉर्थ पोल जनरेट होना चाहिए, ना कि साउथ पोल। सो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आई विल राइट फॉर repulsive force n pole
विल बी जनरेटेड। और एन पोल किसके रेस्पेक्ट में जनरेट हुआ है बेटा, ये बताओ मुझे। हमारे पास ये हमारा ऑब्जर्वर है, हमारे इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे बेटा कौन सा करंट इसमें डेवलप हो गया है। हियर यू कैन सी द एंटी क्लॉकवाइज करंट विल फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज करंट। ओके, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट हमारा फ्लो होने लगेगा। मान लेते हैं दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो है ना। तो बहुत सिंपल सा फंडा दिमाग में बिठाओ बेटा, अगर नॉर्थ पास जा रहा है, नॉर्थ को रिपेल करना होगा। साउथ पास जा रहा है, साउथ को रिपेल करना होगा। नॉर्थ दूर जा रहा है, मैं चाहूंगा कि दूर नहीं जाए। कैसे नहीं दूर जाएगा, मैं उसे अट्रैक्ट कर लूंगा, वो दूर नहीं जाएगा। मुझे साउथ पोल क्रिएट करना होगा। अगर साउथ दूर जा रहा है, मैं सामने क्या करूंगा बेटा, मैं नहीं चाहूंगा कि साउथ मुझसे दूर जाए, तो मैं वहां क्या करूंगा, नॉर्थ पोल क्रिएट कर लूंगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर इस तरह से याद रखेंगे वी कैन इजीली डू ऑल द क्वेश्चंस। आई होप द थिंग इज क्लियर, सभी को बिल्कुल आराम से समझ आ गया होगा। सेकंड केस में बता दो मुझे बेटा, तो मुझे कौन सा पोल क्रिएट करना चाहिए। एग्जैक्टली बेटा, साउथ पोल विल बी क्रिएटेड, साउथ पोल विल बी जनरेटेड। मुश्किल था क्या, साउथ पोल विल बी जनरेटेड and you can say here clockwise current will flow. But always remember one point, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पे है, ऑब्जर्वर के पोजीशन को चेंज करते ही सारी चीजें बदल जाने वाली है। अगर ऑब्जर्वर हमारे लूप के राइट हैंड साइड में होता, तो मैं जो आंसर दे रहा हूं क्या वही आंसर देता, या आंसर मेरा चेंज हो जाता। अगर वो लूप के राइट साइड में होता तो आंसर चेंज हो जाता। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं, मैं वो पॉइंट्स नहीं बोलता, मैं जस्ट उसका अपोजिट बोलता। आई होप द थिंग इज क्लियर, है ना, आराम से दिमाग में जा रहा है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बट आंसर्स चेंज हो जाएंगे। दीज आर द बेसिक थिंग्स। चलो, तो मैं अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, आप बोर मत होना बेटा। मैं छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा, इसमें बोर मत होना। बोर हो जाओगे तो दिक्कत में आओगे, ठीक है ना। तो मैं आपको अब इसके बाद अगले पॉइंट पे लेकर जा रहा हूं। वी हैव टू लूप्स। हाँ बेटा, एग्जैक्टली एकता, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। तो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द सेकंड वन। सेकंड वन इज, दिस टाइम वी हैव ऑलरेडी अ लूप। हमारे पास ऑलरेडी एक लूप है बेटा, और इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा था हमारा, है ना, देयर इज सम करंट। ये हमारे पास मान लो बेटा करंट फ्लो हो रहा है, और कौन सा, किस डायरेक्शन में करंट हमारा, क्लॉकवाइज है। मुझे कहां से दिख रहा है क्लॉकवाइज करंट, मैं ऑब्जर्वर यहाँ बिठा हुआ है, इसको यहाँ पे बेटा, इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे ये क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ हाँ बेटा, यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, लगाऊं ना लगाऊं, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नो, है ना। हम लोग तो दूसरे सर्किट के करंट के डायरेक्शन को देखने जा रहे हैं, तो इसमें मोह माया है, इसके बारे में मत फंसो। कुछ भी हो सर्किट में हमें फर्क नहीं पड़ता, वी आर इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन ओनली, है ना। हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक दूसरा लूप है, वी हैव वन अदर लूप। दिस वन इज बेसिकली स्टेशनरी, ये हमारे पास स्टेशनरी लूप है, एंड दिस लूप इज कमिंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी लूप विथ वेलोसिटी v। अब मुझे बताना है कि इस स्टेशनरी लूप में हमारा किस तरह का करंट इंड्यूस हुआ होगा। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आराम से चलते चल रहा है बेटा, है ना, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। चलो, तो अब इसके क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं, आराम से इसके आंसर को ढूंढते हैं। देखो बेटा, इस साइड साउथ पोल होगा, इस साइड नॉर्थ पोल होगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं अगर इस साइड से देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मुझे यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल दिख रहा होगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है। आंसर इज नो। एंड इफ नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लूप, देन ऑलरेडी बेटा एक नॉर्थ पोल यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। एंड हाउ दिस नॉर्थ पोल विल बी क्रिएटेड, हमारा ये नॉर्थ पोल कैसे क्रिएट होगा, एन विल बी क्रिएटेड, कैसे क्रिएट होगा, व्हेन वी विल सी द एंटी क्लॉकवाइज करंट हियर।
यहाँ पे कैसा करंट फ्लो होना चाहिए बेटा हमारा? एंटी क्लॉकवाइज करंट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या कोई परेशानी है बेटा? बेटा अगर इस साइड से इसे क्लॉकवाइज दिख रहा था, मतलब ये साउथ पोल था, तो अपोजिट साइड वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया? नॉर्थ। और नॉर्थ जब किसी दूसरे के पास जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज करने के लिए उसको कौन सा पोल क्रिएट करना पड़ेगा? नॉर्थ पोल, जिससे वो उसे अपोज कर सके, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब बाकी इसमें और कोई केस लेने की जरूरत है? यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि अगर ये दूर जाता है तो यहाँ साउथ पोल क्रिएट होता है, अगर इसके जगह पे एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है तो भी बाकी सिचुएशन हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट लीविंग दिस। एक एग्जाम्पल इज सफिशियंट। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द थर्ड वन, है ना? थर्ड पार्ट पे आते हैं। एकदम आराम से बेटा, जब तक ना समझ में आए मत मत आगे बढ़ने बोलना, है ना? आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? बहुत अच्छा है बेटा, ध्यान से समझते हैं इसे। लेट अस अज्यूम दिस टाइम वी हैव टू लूप्स, और दोनों के दोनों बेटा, है ना, दोनों बहुत ही आराम से क्या है बेटा, फ्रीली जो है मूव कर सकता है ना? हमारे पास करंट का डायरेक्शन गिवन है। यू कैन सी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। करंट इज इन सेम डायरेक्शन। पहले से ही दोनों में करंट है ना? पहले से ही क्या है बेटा, दोनों में करंट है एंड बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद सम वेलोसिटी v। आपको यहां बताना है बेटा कि हमारा क्या फर्क पड़ने वाला है। इफ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, व्हाट विल हैपन इन दिस सर्किट? इस सर्किट में क्या होगा ये हमें बताना है ना? सेकंड केस वंस, बेटा सिंपल है। नॉर्थ पास आएगा, नॉर्थ जनरेट करो। साउथ पास आएगा, साउथ जनरेट करो। नॉर्थ दूर जा रहा है, साउथ जनरेट करो। साउथ दूर जा रहा है, नॉर्थ जनरेट करो। बहुत आराम से इस बात को आप समझ सकते हो बेटा। तो आप यहाँ पे अगर कहना चाहते हो, जैसे जो प्रीवियस केस था, अगर मैं यहाँ से लूप को देख रहा हूँ, मुझे साउथ दिख रहा है, तो इस साइड का जो पोर्शन होगा वो नॉर्थ होगा क्या? एंड इफ नॉर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स एनी वन, देन वहां पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे जनरेट किया है। ओके, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बेटा हमारा यहाँ कहीं पे, ऑब्जर्वर इज हियर। ऑब्जर्वर को ज्यादा इधर उधर बिठाना हम अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्वर को एक ही जगह पे आराम से बिठा दिया है, ठीक है ना? वो घुमंतु नहीं है, बहुत आराम से बैठा हुआ है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके दिमाग में ये आइडिया अभी गया ही नहीं है। हर्वितिक, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, है ना? आपका आंसर सही है। डायरेक्शन ऑफ आई चेंज होने की कोशिश होगी, है ना? डायरेक्शन ऑफ आई चेंज होने की कोशिश होगी। तो मान लो पहले से 10 एम्पियर था, 1 एम्पियर अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर गया तो एक्चुअली क्या होगा? द वैल्यू ऑफ करंट विल डिक्रीज। वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा बेटा? इट विल डिक्रीज। तो आंसर यही है यहाँ पे, करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी है? डिक्रीज होनी है। मैं इसको लेकिन दूसरे वे में एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना, है ना? मान लो बेटा ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, सॉरी ये नॉर्थ है, और ये क्या है बेटा हमारे पास? दिस वन इज साउथ एंड बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। आप बोलोगे कैसे? तो मान लो मैं यहाँ पे, मेरा ऑब्जर्वर यहाँ कहीं बैठा है, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्थ देख रहा हूँ, अपोजिट साइड में साउथ रहा होगा। और अगर मैं उसी चीज को बेटा, अगर मैं उसी चीज को दूसरे लूप के लिए देखूं, मैं यहाँ लिखना चाहूँ अगर, है ना, मैं लिखूंगा तो हो सकता है आपको क्लियरिटी ज्यादा आएगी। प्लीज बेटा नीड नॉट टू राइट एनीथिंग प्लीज, क्योंकि मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पहले एक बार मुझे समझा लेने दो, फिर डाउट क्रिएट करना, है ना? अदरवाइज मैं उधर ही खो जाऊंगा। फिर थोड़ा सा देखो, किसी चीज को फीड करना बहुत जरूरी होता है। आप पहले सोचने का तरीका तो डेवलप करो, फिर ना आप आंसर निकाल पाओगे। 2 मिनट के लिए होल्ड करो। आई एम जस्ट राइटिंग कि यहाँ पे मेरे पास, मुझे जो है सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, तो मेरे लिए ये साउथ है, मेरे लिए ये नॉर्थ है, मेरे लिए ये साउथ होगा और मेरे लिए ये नॉर्थ होगा। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है? इज दिस पॉइंट इज क्लियर? अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले थे, और आप क्या कर रहे हो बेटा? दोनों को एक दूसरे के पास भी लेकर चले जा रहे हो। एक तो दोनों खुद अट्रैक्ट करना चाहते थे, आप ऊपर से और पास लेके चले जा रहे हो, तो क्या अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा? लेकिन क्या ये लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है?
आंसर इज नो। नहीं भाई, अगर बढ़ जाएगा तब तो लेंज लॉ को फॉलो करेगा ही नहीं, मुझे घटाना होगा। कैसे घटाऊंगा मैं? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन दिखता है। अगर मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, तो दोनों का अपना एक पोल स्ट्रेंथ है। मैं अगर उसके पोल स्ट्रेंथ को ही कम कर दूं, मैं अगर उसके पोल स्ट्रेंथ को ही कम कर दूं, तो क्या ऑटोमेटिकली बेटा इसके पास अपना एक पोल का स्ट्रेंथ होगा ना। मैं अगर इस पोल के स्ट्रेंथ को ही कम कर दूं, तो ये कितना भी पास जाएगा, तो क्या हम उस इफेक्ट को आराम से कंपनसेट कर पाएंगे? जो इनके बीच का अट्रैक्शन है उसको हम वैसा ही रिटेन रख पाएंगे क्या? है ना? तो यहां बेटा आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। आपका काम है, आप चाहते हो कि ये रिपेल हो जाए। आप क्या चाहते हो? रिपेल हो जाए। या आप चाहते हो कि ये जो अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन का जो इसका एबिलिटी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। दोनों बातें एक ही है, क्योंकि मुझे पता है कि पहले से इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम रिपेल कराने लग जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम 1 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा देंगे। तो अगर हम 1 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, तो पहले से 10 था, 1 अपोजिट में हुआ, तो 10 माइनस 1, आंसर क्या आया? 9। पहले 10 था, अब 9 हुआ, मतलब मैं क्या बोलूंगा कि करंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई। पोल स्ट्रेंथ वाली बात से समझे? तो पोल स्ट्रेंथ कम करने का मतलब क्या हुआ कि आई वांट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट सो दैट द पोल स्ट्रेंथ विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। ये दोनों तरीके आप लगा के आंसर को कोट कर सकते हो। तो आई विल राइट करंट इन बोथ द कॉइल विल डिक्रीज। आंसर इज current in both the coil will decrease। सर हम कैसे करेंगे? वाई तो आपने आप होता है ना। जीरो कैसे कर देंगे? हम इफेक्ट को खत्म थोड़ी करना चाह रहे हैं। फ्लक्स तो जो पहले से था, आई वांट टू मेंटेन दैट फ्लक्स ना। तो पहले से मान लो कहीं से 100 वेबर जा रहा था हमारा, 100 टेस्ला पर मीटर, 100 टेस्ला मीटर स्क्वायर जा रहा था कहीं से, तो मैं 100 तो मेंटेन करना चाहूंगा ना। तो अगर डिस्टेंस डिक्रीज होता तो वैसे केस में फ्लक्स बढ़ जाता। तो आई वांट टू रिड्यूस दैट। टू रिड्यूस दैट आई वांट टू जस्ट डिक्रीज द पोल स्ट्रेंथ। आई इंटू ए को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, वैल्यू कम हो जाएगी, अपने आप बेटा जो फ्लक्स जैसा था वैसा का वैसा मेंटेन रह जाएगा। आई होप द थिंग इज क्लियर। हाँ बेटा, तो दोनों बातें एक ही हुई ना। मैंने बोला कि पहले से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मान लो क्लॉकवाइज सेंस में, आप वहां एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 1 एम्पियर करंट को इंड्यूस करा दिए चेंज को अपोज करने के लिए। तो वैल्यू क्या हो गई? पहले जो 10 थी वो घट के 9 हो गई। तो अपने आप आपका पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। आई होप द थिंग इज क्लियर नाउ। और समझ सकते हो, मान लो बेटा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पास आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होना चाहिए था? नॉर्थ। लेकिन एन डैश ही क्रिएट होगा ना जो कि इसको अपोज करेगा। तो एन डैश क्रिएट होके क्या करेगा? साउथ के जो पोलर स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा कम कर देगा। आई होप द थिंग इज क्लियर नाउ। है ना? हाँ एग्जैक्टली बेटा, है ना? तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। अब अगर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे होते, इन दैट केस वी कैन राइट द करंट विल इंक्रीज। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि लेंज लॉ में हमें समझना था। आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना? अगले पॉइंट पे लेकर चलता हूँ। हाँ बेटा, तो मैं अब इससे आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट को समझना ध्यान से। ऐसे ही होंगे बेटा, डायरेक्टली पूछा जाएगा करंट बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, यही बताना है ना? तो क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा, क्लॉकवाइज डेवलप होगा, क्या होगा, है ना? तो जो मैंने लिखा है यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीधे सीधे। चलो आगे आते हैं। मान लो बेटा मेरे पास एक इंडक्टर गिवन है, अभी आपको इंडक्टर पढ़ाया नहीं है, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि मान लो वी हैव अ इंडक्टर लाइक दिस। इंडक्टर को हम ऐसे शो करते हैं, करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड आई इज इंक्रीजिंग, मुझे बोला गया है कि आई हमारा इंक्रीज कर रहा है, इन दैट केस हमारे पास बेटा एक बैटरी जनरेट हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि करंट के डायरेक्शन को अपोज कर सके, है ना?
अगर इसी जगह बोला जाए बेटा आई इज डिक्रीजिंग, आई अगर डिक्रीज कर रही है तो इस करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक बैटरी डेवलप हो जाएगा जो कि उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सके। मैं बोलूंगा यहाँ पे ई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस्ड। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। अगर दूर जाएंगे बेटा तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज कराना होगा, जो मैंने अभी पीछे में बताया था। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। क्या ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर हो गया है बेटा? क्या अभी जो मैंने ये बातें बताई ये भी आप सभी को क्लियर हो गया है? इज इट ओके? आप प्लीज रिपीट। मैंने बोला बेटा कि अगर हमारा किसी जगह पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी, अगर किसी जगह पे किसी इंडक्टर के थ्रू आई जो है मेरा इंक्रीज कर रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो करंट की वैल्यू को मुझे कम करना होगा, और करंट की वैल्यू को कम करने के लिए वी विल अप्लाई अ पोटेंशियल सोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। देखो ये राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो कराएगा, और अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज कराने के लिए बेटा उसी डायरेक्शन में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एंड you can see here the current due to this new battery is flowing towards right. I hope the thing is clear. Okay, तो बेटा मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, प्लीज आंसर द पोल फर्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आपकी क्लास का अटेंडेंस बहुत वीक रहता है बेटा, आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस पोल, प्लीज आंसर। हाँ एग्जैक्टली बेटा, इग्नोर इफ देखो बेटा मैंने यहाँ पे दो आंसर्स जो पाए हैं, एक महिन रहमान एंड अदिति, आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है ना। तो मैं थोड़ा सा और किसी ऑप्शन के लिए तो नहीं कंसर्न हूँ, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन मेरे हाथ में है। आप लोग तो बेटा कभी किसी डाउट को भी नहीं प्लेस करते हो। आप लोग कभी बेटा कभी किसी डाउट को भी प्लेस नहीं करते हो। हाँ बेटा ये ऑलमोस्ट हमें हर क्लास में करना है अभी, है ना। तो मैं हमेशा बेटा आपसे यही बोलूंगा कि जिन्हें भी दिक्कत हो, यू कैन, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन कंटेंट देन प्लीज मेंशन हियर, क्योंकि उसका सोल्यूशन मेरे हाथ में है। आई कैन डू द सोल्यूशन फॉर दैट, है ना। चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। मैं अब आपको यहां से आगे बढ़ाता हूँ। टिल नाउ द थिंग्स इज क्लियर। ओके ओके बेटा, नहीं बेटा हर बैच के लिए है ना, दिस इज फॉर एवरी बैच, है ना, सभी बैचेस के लिए है। ओके ठीक है, चलो फिर मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं आपको। नाउ द क्वेश्चन टाइम, यहां से अब हमारा क्वेश्चन टाइम स्टार्ट होता है। तो हम लोग बेटा क्वेश्चंस के हेल्प से चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस को यहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। फर्स्ट वन में आप देखो बेटा, अगर मैं फर्स्ट लूप को ध्यान से देखूं तो फर्स्ट लूप इज जस्ट अभी तो उससे बाहर ही है ना, इट इज नॉट एंटरिंग। तो अगर इसके अंदर एंटर ही नहीं किया है तो कोई फ्लक्स में चेंज तो हो ही नहीं रहा, है ना। दैट्स वाई आई विल राइट इन दिस वन नो करंट विल प्रोड्यूस, है ना। अभी तो इसके अंदर किसी तरह का कोई करंट प्रोड्यूस होने वाला है ही नहीं। आई होप द थिंग इज क्लियर। थैंक यू बेटा, है ना। नाउ कम टू द सेकेंड वन। अगर मैं सेकेंड वन की बात करूं
सेम इन 3 एज फ्लक्स इज सेम. एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड अभिनव, है ना. अगर आप थर्ड को देखो तो थर्ड में भी अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इस थर्ड लूप में इसके मूवमेंट के कारण किसी तरह का कोई फ्लक्स का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा. एंड इफ फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग हियर, इफ फ्लक्स इज not changing, you can say here also beta no current will induce. So here we will write there will be no any current. Now come to the second one and fourth one. In the second one you can see the which type of flux will increase. लगातार कौन सा फ्लक्स बढ़ रहा है बेटा? इनवर्ड वाला. तो आप क्या चाहोगे? आउटवर्ड का फ्लक्स यहाँ पे डेवलप हो जाए जिससे आप उसे कंपनसेट कर सको. एंड फॉर आउटवर्ड यू हैव टू flow the current in the anti-clockwise direction. So here you will write anti-clockwise current will flow. Is it fine beta? हाँ exactly. And in the fourth one you can see जो inward वाला हमारा flux है, it is continuously decreasing. And if it is decreasing you have to increase that. और कैसे increase करेंगे बेटा? अगर हम वहां पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा देते हैं तो वी कैन इजीली इंक्रीज द इनवर्ड फ्लक्स. आई होप ऑल द 4 पॉइंट्स आर क्लियर. कहीं चारों में किसी को दिक्कत है? थर्ड को रिपीट कर दूं. थर्ड तो बेटा ऑलरेडी अंदर ही है, तो फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा. जो एरिया और जो मैग्नेटिक फील्ड वहां था वो हमेशा कॉन्स्टेंटली रिटेन्ड है ना. That's why there is no any change in magnetic flux in that case. Okay? तो वैसे केस में बेटा किसी तरह का कोई चेंज हमारा देखने को नहीं मिलेगा. फोर्थ वन मैं बताता हूं बेटा. फोर्थ वन में ये जो लूप है, द लूप इज जस्ट कमिंग आउट. अगर बाहर आ रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. सो यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. और कैसा फ्लक्स? इनवर्ड फ्लक्स. हाउ यू कैन इंक्रीज द इनवर्ड फ्लक्स? इफ यू इंक्रीज द इनवर्ड करंट, अगर आप इनवर्ट करंट प्रोड्यूस करोगे उसके कारण इनवर्ट फील्ड होगा जिससे इनवर्ट फ्लक्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा. आई होप द थिंग इज क्लियर. ओके आहर्वितिक, इन द सेकंड में इनवर्ट को डिक्रीज करना ना. एग्जैक्टली बेटा, इन सेकंड में हमें इनवर्ट को डिक्रीज करना है. दैट्स व्हाई हमने आउटवर्ड करंट आउटवर्ड फ्लक्स वहां पे प्रोड्यूस किया है. एंटी क्लॉकवाइज करंट हमने प्रोड्यूस किया है. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. यहां से आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ. ट्राई टू डू द सेकंड वन. थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, है ना. एक्चुअली वी हैव सम लेस अमाउंट ऑफ टाइम, सो थोड़ा जल्दी जल्दी क्विकली करने की कोशिश करते हैं. आप एक का आंसर कर दो, अदरवाइज बाकी तो हम लोग आराम से कर ही ले जाएंगे. चलो, तो नाउ आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे पास एक कॉइल है बेटा जिसका एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है. पहले से हमारा जो कॉइल था इट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड आफ्टर सम टाइम, हाँ बेटा एग्जैक्टली, वेरी गुड, आप सभी का आंसर करेक्ट है. आफ्टर दैट इट इज जस्ट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो पहले से अगर मैं इसका फाई इनिशियल लिखना चाहता है तो फाई इनिशियल वाज इक्वल टू एन बी इंटू ए. क्या इसको लिखने में किसी को कोई दिक्कत थी? नो. नाउ इफ यू आर राइटिंग फाई एफ, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी ए. पहले बेटा यहाँ पे मैं cos 0 लिखता, अब यहाँ पे मैं cos 180 लिखूंगा. आई एम डूइंग द सेम. नाउ इफ यू आर राइटिंग चेंज इन फ्लक्स, change in flux is equal to minus of 2 NBA. और अगर मैं EMF इंड्यूस चाहता हूं, E इंड्यूस निकालना चाहता हूं यहाँ पे, इट इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. और यू कैन राइट डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी विथ नेगेटिव साइन. सो यू शुड राइट 2 NBA डिवाइडेड बाई टी एज योर आंसर. नाउ आप सभी समझदार हो बेटा, दूसरा और तीसरा तो आप अपने आप कर लोगे. आई इंड्यूस्ड की वैल्यू में बस क्या करना है आपको, एक आर बस नीचे और लगा देना है. यू कैन इजीली राइट दिस आर इन डिनोमिनेटर टू गेट द आंसर. एंड द लास्ट वन बेटा मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, है ना. हाँ एग्जैक्टली, ऐसे आपका आंसर तो बहुत सिंपल है उसका भी, है ना.
आंसर क्या होना चाहिए? डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एग्जैक्टली बेटा, यू हैव टू जस्ट बेटा इस टी को राइट हैंड साइड में लेकर चले जाओगे, यू विल गेट द रिजल्ट। अब बस इस टी को राइट हैंड साइड में लेकर चले जाओ, यू विल गेट द रिजल्ट। सो यू कैन राइट दिस क्यू इंड्यूस्ड इज नथिंग बट 2nBA divided by R. These are the four answers which we have to learn. बेटा अगर आप अभी भी ये 90 डिग्री और 0 डिग्री नहीं समझ पाए हो ना, तो आप पिटाई खाने के पात्र हो और आपको ई पिटाई की जाएगी आपकी, है ना। अगर बेटा ये सरफेस इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैंने ये पहले भी बताया था, तो इसका मतलब है कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सरफेस परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर जस्ट उसके परपेंडिकुलर, है ना। याद आया क्या कुछ? मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था इस बात को, है ना। तो अब ई पिटाई आपकी हो जाएगी कुछ देर में। चलो फिर तो आगे आते हैं बेटा। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। देखो हर वेराइटी हम लोग ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे थोड़ी सी समझदारी हमारी डेवलप हो जाए। देखो यहाँ पे मुझे b दिया गया है, बट b इज अ फंक्शन ऑफ t, ओके, एंड रेजिस्टेंस इज r, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए मुझे स्मॉल r रेडियस भी गिवन है ना। सो आई विल राइट 5b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ओके, आई होप सब लोग अग्री करते हो इससे। हाँ बेटा बिल्कुल सही है अभिनव। तो आई विल राइट हियर दिस 5b इज इक्वल टू b नॉट इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। और मैं इस k कैप को इग्नोर कर रहा हूं बिकॉज एक्स वाई प्लेन में अगर हमारा कोई भी लूप रखा हुआ है, इट्स एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ओवर इट, वो हमेशा k कैप के ही अलोंग होगा, तो k कैप 1 हो जाएगा। That's why we need not to consider that. So now, if you are talking about this E induced, I will write minus of d phi b by dt, and I am putting a mod sign here. Direction बता देंगे तो mod sign से काम चला सकते हैं। I will just differentiate the value, and I will get b naught into pi r square is the result. और अगर मुझे I induced निकालना हो तो बस डिवाइड कर दो बेटा आप इसको r से, यू विल गेट द रिजल्ट। दिस इज द सेकंड वन। ओके, नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन, है ना। ये रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल होगा पिछले वाले से, करने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, आप अगर लिखना चाहो तो यू कैन राइट द डायरेक्शन ऑल्सो। आप डायरेक्शन लिख देना बेटा। दो आंसर्स आ गए, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों आ गए। आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना पड़ेगा बेटा, है ना। इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना पड़ेगा, क्लॉकवाइज तो पहले से ही है ना। हाँ बोलो अभिलाषा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? बेटा हमने बस मैग्नेटिक फील्ड लिया, एरिया से मल्टीप्लाई किया, फ्लक्स आ गया, एंड आफ्टर दैट आई डिफरेंशिएट दिस फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी so that we will get the value of E induced, and E induced divided by R will provide us the value of I induced, है ना। Now I am doing this question, try to understand। बेटा अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करना चाहो, ट्रैपीजियम फॉर फ्लक्स। हाँ बेटा बिल्कुल सही अभिनव, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, है ना। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, इनिशियली जब ये लूप इसके अंदर जाएगा तो मान लो बेटा कि इट विल एंटर लाइक दिस, तो आई विल राइट द लेंथ विच इज कवर्ड बाय इट इज v मल्टीप्लाइड बाय t।
ये क्या है हमारे पास, vt के बराबर है। और अगर हम इस लूप की विड्थ के बारे में बात करें बेटा, अगर हम इसके विड्थ की बात करें, इसको मान लो हम कुछ भी मान लें, y मान लें, आई विल राइट द y वैल्यू। मैं यहाँ पे आराम से y लिख सकता हूँ, और ये तो कांस्टेंट है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है भी नहीं। वी नीड नॉट टू कंसीडर टू मच अबाउट इट। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन इट इज एंटरिंग इनसाइड इनटू इट, है ना। मैं लिखूंगा phi b इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया इज बेसिकली vt, ये हो गया लेंथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा विड्थ से, तो हमारे पास 5b आ गया। हाँ बेटा, आप बिल्कुल सही लिख रहे हो बेटा, आप बिल्कुल सही लिख रहे हो, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। पहले मुझे बेटा फ्लक्स लिखना है, तो मैं चेंज इन फ्लक्स नहीं बोल रहा, इसलिए उल्टा ट्रेपीजियम नहीं होगा, है ना। आप थोड़ा गलत कर रहे हो, एक बार सोचना बेटा, यू कैन इजिली करेक्ट इट। तो मैं अगर फ्लक्स का डायग्राम बनाना चाहूं बेटा, तो इनिशियली इट विल इंक्रीज। आप यहाँ देखो, 5b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, सो इनिशियली वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा, जिसका स्लोप जो होगा ये कांस्टेंट रहेगा। नाउ आफ्टर दिस वी हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे फिर मैं क्या ले जाऊंगा बेटा, एक कांस्टेंट लेके जाऊंगा, क्योंकि जब ये लूप पूरी तरह से इसके अंदर चला जाएगा तो मुझे कांस्टेंट लाइन मिलेगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा वैसे केस में। एंड द नेक्स्ट वन, जब ये बाहर निकलना शुरू होगा तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स विल डिक्रीज। दिस टाइम यू कैन सी द डिक्रीजिंग लाइन बेटा। सो दिस इज द डायग्राम फॉर फ्लक्स, है ना। नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, आप जैसे फर्स्ट को दिखा रही है बेटा, सेकंड में 5b हो गया हमारे पास कांस्टेंट, एंड थर्ड में मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5b की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माइनस सॉरी b इंटू समथिंग l माइनस vt मल्टीप्लाइड बाई w हो रहा है, कुछ ऐसा ही है ना। सर प्लीज टेल कांस्टेंट। कांस्टेंट बेटा मैंने बोला इस विड्थ को कुछ मान लो ना w। आप जो लूप लेकर जा रहे हो बेटा, आप जिस लूप को लेकर जा रहे हो, मान लो, जस्ट अ मिनट बेटा, आई एम टेकिंग दिस वन, मैं इस किसी चीज को लेकर जा रहा हूं कहीं पे, तो इसका विड्थ तो कांस्टेंट है ना। आप विड्थ को तो सेम रखोगे हर जगह, जितना लेंथ इसका इंटर करेगा उसको अगर आप इसके विड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द एरिया, है ना बेटा। अगर आप लोग थोड़ी देर लिखने के बजाय सुनने पे ध्यान दे दो तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। एक्चुअली आई एम एक्सप्लेनिंग इट, सो आपस में आंसर देने का कोई मीनिंग नहीं है, 2 मिनट के लिए सुन लो मेरी बात को, ज्यादा फायदा होगा आपको, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि हमारा विड्थ जो है बेटा ये तो कांस्टेंट है, अगर हम vt से उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो एरिया हमारे पास क्या होने वाला है, vt मल्टीप्लाइड बाई, ये जो vt है बेटा, vt को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दो, हम लोग विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास एरिया आ जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ, एग्जैक्टली। सो आई एम राइटिंग दिस वन। लास्ट वन में मैंने पूरे लेंथ को l मान लिया, तो अब वो बाहर निकलने लगा तो मैंने इस बार l माइनस vt इसलिए लिख लिया है यहाँ पे। यहाँ बेटा ये माइनस साइन की जरूरत नहीं है ना। तो आई एम राइटिंग b इंटू एल माइनस वी टी इंटू डब्ल्यू। ये हमारे पास बेटा फ्लक्स का हमारा इक्वेशन हो गया। इनिशियली इट वाज इंक्रीजिंग विथ टाइम, बाद में जब ये पूरा इंटर कर गया है तो इट इज अ कांस्टेंट, एंड फाइनली जब ये बाहर निकलने लगा है तो इट इज डिक्रीजिंग। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज, अगर मैं यहां से ईएमएफ निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला फॉर ईएमएफ क्या होता है बेटा, इट इज माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले केस में आई विल गेट अ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि बेटा अगर आप इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट डब्ल्यू विथ नेगेटिव साइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अ नेगेटिव वन, आफ्टर दैट फॉर सम टाइम इट इज अ पॉजिटिव वन, उसके बाद क्या है, पॉजिटिव क्या, जीरो रहेगा, एंड फाइनली क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स में चेंज ही नहीं है, एंड फाइनली जब आपका फ्लक्स घटना शुरू हुआ है तो ये इंक्रीज कराना चाहेगा, और वैसे केस में बेटा मुझे पॉजिटिव वैल्यू दिखाई देगी। दिस इज द ग्राफ विच यू कैन एक्सपेक्ट हियर। क्या मेरी बात से अग्री करते हो एवरीवन? इज इट ओके? वाई जीरो स्लोप? जीरो स्लोप इसलिए बेटा कि कांस्टेंट आएगा ना, आप इसको अगर डिफरेंशिएट करो फर्स्ट फंक्शन को तो यू विल गेट
यू विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू ना। आप अगर मान लो 2t को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा ना, एंड 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। और जिनका माइनस प्लस का चक्कर है बेटा, ई का फॉर्मूला माइनस डी फाइव बी बाई डी टी होता है, इस माइनस साइन को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो इज नॉट कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। ओके मुदित, चलो फिर तो अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार? ऊपर वाला का सेकंड पार्ट एग्जैक्टली बेटा ये कांस्टेंट है। अब मान लो कि ये लूप यहाँ पहुंच गया तो अब इसका फ्लक्स थोड़ी ना चेंज हो रहा है, फिर जब ये इससे बाहर निकलने लगेगा तब फ्लक्स चेंज होगा ना। तो these are the three situations actually. In the first one, flux is increasing. In second one, flux is constant. In third one, flux is just coming down. मतलब उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। Now I am taking you to the next one. ध्यान से देखकर इसका आंसर बताना। This is a good question बेटा। जतिन वीडियो नहीं मिल रहा है तो प्लीज रिफ्रेश वंस, और थोड़ा जल्दी करो बेटा। वी हैव टू डू 3 मोर क्वेश्चंस। मैं आज थोड़ा स्लो लेकर गया हूं क्योंकि डायरेक्शंस में जनरली बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो मैं चाह रहा था कि ये प्रॉब्लम आपको ना हो। देखो इस क्वेश्चन से जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं उस पॉइंट को समझते हैं। अच्छा पोल क्रिएट कर दूं, ऑप्शन 1। एग्जैक्टली बेटा, यू ऑल आर करेक्ट। आप सभी सही हो बेटा, जिनका भी ऑप्शन 1 आया है वो करेक्ट है। देखो मैं यहाँ पे जो पॉइंट सिखाना चाह रहा हूं वो देखना। इफ वी हैव 2 लूप्स 1 एंड 2, ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है, विच वन इज डोमिनेटिंग, द बिगर वन, है ना। सेकंड वन इज डोमिनेटिंग, दैट्स व्हाई करंट का जो डायरेक्शन होगा इट विल ऑलवेज डिसाइडेड बाय द सेकंड वन। छोटे वाले में उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करा देंगे। हियर वी कैन सी द इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, सो यू हैव टू इंक्रीज द आउटवर्ड फ्लक्स। और वो कैसे इंक्रीज होगा, जब आप करंट के डायरेक्शन को ये रखोगे। आराम से अब आप आंसर को निकाल सकते हो बेटा। यू कैन सी द डायरेक्शन। आप डी से सी में जा रहे हो यहाँ पे, और यहाँ क्या आ रहे हो बेटा, यहाँ पे देखो आप बी से ए में जा रहे हो, तो आप आंसर लिखोगे डी से सी एंड बी टू ए। दिस विल बी द रिजल्ट। रिपीट करना है, मैंने बोला बेटा फ्लक्स इनवर्ड इंक्रीज कर रहा है तो मुझे आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट करना होगा। एंड हाउ आई विल जनरेट द आउटवर्ड फ्लक्स, अगर मैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करूं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने सेकंड वाले में बेटा लूप बना दिया, हमारा आंसर आ गया, है ना। चलो फिर तो आगे बढ़ाता हूँ, नेक्स्ट वन को देखते हैं बेटा। विधि यू रेज्ड योर हैंड बेटा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं बेटा, लूप ओपन करने से कोई फायदा नहीं है, नीड नॉट टू डू दिस, है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है ना, मैं मना करूंगा आपको। चलो तो नाउ मुझे इस क्वेश्चन को करना होगा। हियर फाई इज इक्वल टू, यू कैन राइट समथिंग फाई नॉट, साथ में मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी। एवरीवन आर यू अग्री विथ मी और नॉट? क्या मुझसे सभी लोग अग्री करते हो? ऑप्शन 1 नहीं बेटा, गलत है ना। तो मैं अब अगर यहां से ई इंड्यूस निकालूं तो वैल्यू इज माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। सो मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आई विल राइट फाई नॉट इनटू ओमेगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास कॉस, तो आई विल राइट कॉस ओमेगा टी। और ये माइनस साइन तो ऑलरेडी है, ये रह ही जाएगा यहाँ पे। दैट्स व्हाई द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। कॉस का कर्व होगा हमारा, वी हैव अ कॉस कर्व, और कॉस कर्व में भी कैसा कर्व होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होने वाला, तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे कॉस कर्व को और हम लोग बना देंगे, ये हमारा आंसर है।
This is the way by which you can easily solve this type of question. Now, should we move? आगे बढ़े यहाँ से अगले क्वेश्चन पे आते हैं. आई एम डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ऐसे बहुत इजी है बेटा. आई एक्सपेक्ट एवरीवन विल आंसर. क्या बच्चों इससे आप निकाल सकते हो इसको? एग्जैक्टली बेटा 2 है. करेक्ट है बेटा. बस यहाँ पे 0.25 आप पुट कर देना. इफ यू पुट 0.25 हियर you will get 3 minus 5, that is minus 2. So minus 2 by 10 is 0.2. So 0.2 is the answer. ये हमारे पास आंसर है. बहुत खतरनाक क्वेश्चंस नहीं है ना? अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ. You are just differentiating this 5 to get the value of EMF. R से डिवाइड कर दिया, करंट की वैल्यू आ गई. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन. मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से सुनना. देखो बाद में डाउट में आप मुझसे ज्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स वाई मैं सीधे सीधे बेटा इसे एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ, है ना? तो आप अच्छे से समझना बेटा. सबसे पहले आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ये जो n है, जो हमारा n इंटर कर रहा है, क्या इस लूप में जस्ट पहले n की एंट्री होगी बेटा? क्या इस लूप में पहले n की एंट्री होगी? n की एंट्री होगी तो क्या यहाँ पे n प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा? शुरुआत में क्या हो रहा है बेटा? जैसे जैसे ये n पास आता जाएगा फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी. तो मुझे जो यहाँ पे n प्रोड्यूस करना होगा उसका मैग्नीट्यूड भी धीरे धीरे, उसका स्ट्रेंथ भी मुझे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा. रिपल मुझे धीरे धीरे बढ़ाना, मुझे धीरे धीरे बढ़ाना, मुझे धीरे धीरे बढ़ाना, मुझे धीरे धीरे बढ़ाना, मुझे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे धीरे धीरे बढ़ाना, मुझे धीरे धीरे बढ़ाने के बाद ये जो लूप है बेटा, इस लूप में n तो हमारा एंटर कर चुका होगा. नाउ द साउथ इज कमिंग टुवर्ड्स इट. अब इसकी तरफ साउथ आ रहा होगा. लेकिन पहले से तो इसमें नॉर्थ वाला करंट फ्लो कर रहा था ना, तो आप क्या कर सकते हो अभी तुरंत? तुरंत और कुछ तो नहीं कर सकते हो. वहां जो नॉर्थ क्रिएटेड था उस नॉर्थ की वैल्यू को धीरे धीरे माइल्ड कर सकते हो, मतलब उसके स्ट्रेंथ को धीरे धीरे कम कर सकते हो. एक्चुअली होगा तो यहाँ पे साउथ प्रोड्यूस, बट पहले से इतना स्ट्रॉन्ग नॉर्थ है कि वो तुरंत डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं. तो आप उसकी वैल्यू को, जो अपोजिट डायरेक्शन में आप साउथ क्रिएट करोगे, उसके कारण उसकी वैल्यू को धीरे धीरे क्या करोगे? रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो, है ना? एक्चुअली ऐसा कह सकते हो कि जो नॉर्थ है बेटा उसकी वैल्यू को धीरे धीरे माइल्ड करने लग जाओगे. आई होप द थिंग इज क्लियर. मतलब शुरुआत में करंट बढ़ेगा, बाद में करंट घटेगा. क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन द मैग्नेट विल कम इनसाइड द लूप, पूरी तरह से मैग्नेट के अंदर चला गया, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो कैसा होगा बेटा हमारा? फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो कुछ देर के लिए फ्लैट लाइन होगा, कांस्टेंट लाइन होगी हमारी. एंड देन जब फिर से ये बाहर निकलने लगेंगे तो क्या सेम फिनोमेनन हमें फिर से देखना पड़ेगा, बट दिस टाइम फर्स्ट साउथ पोल विल बी क्रिएटेड एंड आफ्टर दैट इट्स वैल्यू बिकम्स माइल्ड. धीरे धीरे वो वैल्यू कम होती चली जाएगी. दैट्स व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है. मैंने बोला शुरुआत में n पास आ रहा है, n क्रिएट होगा, फिर साउथ पास आ रहा है, n की वैल्यू डिक्रीज होगी. जब ये मैग्नेट पूरी तरह से इसके अंदर चला जाएगा तो हमारा फ्लक्स चेंज नहीं होगा. फिर जब ये मैग्नेट इससे बाहर आने लगा, पहले नॉर्थ बाहर आएगा तो यहाँ पे साउथ क्रिएट हो जाएगा कि हम इसे नहीं बाहर जाने दें. एंड देन जब नॉर्थ बाहर निकल गया, साउथ बाहर निकलने लगेगा, तो उस साउथ की वैल्यू को मुझे थोड़ा माइल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज उस नॉर्थ को रोकने के लिए वहां पे साउथ क्रिएट करना है. दैट्स व्हाई दिस इज द डायग्राम व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एग्जैक्टली बेटा. आई होप नाउ निधि इट इज ओके बेटा, इट इज ओके. तो हमें इस बात को समझना होगा
अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड की बात करता, तो ये जो ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा है आपका, इसका जस्ट मुझे मिरर इमेज यहाँ पे दिखा देना होता है ना। तो मैं वैसे केस में उसका मिरर इमेज शो कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन आता है बेटा, उस क्वेश्चन को मैं सिर्फ डिस्कस कर दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू दैट क्वेश्चन, आप पैकेज में खुद ढूंढना और करने की कोशिश करना, मैं आपसे बस डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो बेटा कि मेरे पास एक लूप होता है और ऊपर से मैं एक मैग्नेट को इसके अंदर गिरा रहा होता, मैं आपसे पूछता कि इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मैग्नेट? इज इट ग्रेटर देन जी, लेस देन जी, इक्वल टू जी, और नन ऑफ देम? लेस देन जी, बिकॉज ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। मान लो बेटा ये इससे बाहर भी जब निकल रहा है तो भी इसको जो है अपोज ही करता रहेगा, तो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन की वैल्यू कम ही होती जाएगी, वो हमारी बढ़ेगी नहीं कभी भी। क्या ये बात भी क्लियर है सभी को? इज दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर? बेटा यहाँ पे हम लोग इस पूरे टॉपिक को ओवर करते हैं और अपने पास लगभग 10 मिनट का टाइम है, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग टुडे द मोशनल ईएमएफ, है ना। ठीक है क्या सभी को? डन है। मैंने बोला कि मैग्नेट जब नीचे आ रहा है तो मैग्नेट को लूप अपोज करेगा, तो बेटा एक फोर्स आपने मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगा दिया ना, mg डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज रिड्यूस, बट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी के बारे में ऐसा मत सोचना, वेलोसिटी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज, है ना, वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके बारे में मत सोचना। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी कम हो रही है, इंक्रीज तो होता ही रहेगा। डिक्रीज कहाँ कराया बेटा? नॉर्थ पोल जनरेट कर, सॉरी साउथ पोल जनरेट कराया, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन लिया। पहले नॉर्थ पोल था, बाद में साउथ पोल हुआ, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन लिया, नीचे की डायरेक्शन लिया। चलो आगे आते हैं, हेडिंग डालते हैं मोशनल ईएमएफ। तो यहां से बेटा अब आपका मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक थियरी ज्यादा थी, बट फ्रॉम हियर आपको अब बेटा मैथमेटिक्स ज्यादा लगानी है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अज्यूम वी हैव अ लूप लाइक दिस। लूप क्या एक रेल है बेटा, अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग ऑन इट। एक रॉड है मेरे पास एल लेंथ का, दिस रॉड ऑफ एल लेंथ इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v, और यहाँ हमें बताया गया है कि वी हैव सम मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास क्या है बेटा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड है और यहाँ पे इस लूप के अंदर है। नाउ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस रॉड, इस रॉड के मूवमेंट के कारण क्या होगा, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्या इंड्यूस्ड करंट होगा, क्या पावर जनरेट करना होगा, इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर जाना है तो मुझे क्या फोर्स लगाना होगा। दीज थिंग्स वी आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व। हम लोगों को ये चीजें यहाँ पे निकाल कर देखनी होती है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बेटा फर्स्ट पॉइंट से, इस पॉइंट से आप ध्यान से सुनिए। मान लो ये लेंथ मुझे एल गिवन है और v वेलोसिटी है हमारे पास, तो t टाइम में क्या ये रॉड यहाँ कहीं चला जाएगा? तो यहाँ जो चेंज इन फ्लक्स होगा बेटा, क्या उसकी वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं डेल्टा फाई बी की बात करना शुरू करूं, तो डेल्टा फाई बी की वैल्यू को मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारे पास, मैं यहाँ पे बी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वी टी लिख सकता हूँ। क्या आप मेरी बात से अग्री करते हो? ऑल ऑफ यू, आर यू अग्री विथ मी? तो एक काम तो हो गया हमारा। मैं अगर यहाँ पे सीधे सीधे ई इंड्यूस्ड लिखना चाहता बेटा, ई इंड्यूस्ड की वैल्यू को क्या मैं यहाँ पे माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी लिख सकता था? यहाँ अगर बेटा बी एल वी टी से फ्लक्स चेंज हो रहा है, यू आर डिफरेंशिएटिंग इट, यू कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू बी एल वी हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ ई इंड्यूस्ड। तो आंसर जो ई इंड्यूस्ड का निकल कर आता है, इट इज इक्वल टू बी एल वी। क्या सभी लोग अग्री करते हो?
तो मैंने बेटा यहाँ पे ये तो निकाल लिया कि BLV होने वाला है। अब डायरेक्शन निकालना भी जरूरी है। विदाउट नोइंग द डायरेक्शन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ बेटा, मैं डायरेक्शन की बात कर ही रहा हूँ ना, तो होल्ड ऑन। तो यहाँ से हमने क्या निकाला बेटा, हमने यहाँ से निकाल लिया इसका मैग्नीट्यूड। जो बैटरी बनेगी उसका क्या होगा, जो बैटरी बनेगी उसका जो EMF आएगा इट इज BLV। नाउ मैं अगर इसके डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग बेटा फोरम पे बहुत डिस्कशन कर रहे थे इसके बारे में, और बिल्कुल सही डिस्कशन था आपका। हम लोग आराम से ये देखेंगे कि हियर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सो मेनी चार्जेस आर देयर इन द रॉड, और उन चार्जेस को हम v वेलोसिटी से लेकर जा रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा यहाँ पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट FM कैप, FM कैप अगर निकालना है तो इसका डायरेक्शन हम क्या लेते हैं बेटा, V क्रॉस B के अलोंग लेते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें V इज टुवर्ड्स राइट एंड B इज इनवर्ड, तो V क्रॉस B, क्या मेरा थंब अपवर्ड आ रहा है, मतलब मेरा जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज मेरे पास क्या नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगा। मतलब हमारा जो पॉजिटिव पोलरिटी है वो ऊपर हो जाएगा और नेगेटिव पोलरिटी कहाँ होगा बेटा, नीचे हो जाएगा। इसका मतलब है जो बैटरी हमारी बनेगी तो बैटरी का EMF BLV होगा, और इसके डायरेक्शन को हम लोग आराम से बेटा इसे V क्रॉस B से निकालेंगे, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूं पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स V क्रॉस B। क्या सभी लोग ये अग्री करते हो मुझसे बेटा? एवरीवन, आर यू अग्री विथ मी? तो यू कैन इजीली राइट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू BLV एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज, आप निकाल सकते हो बेटा जो तरीका अभी मैंने यहाँ पे यूज किया था। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, है ना। द सेकेंड पॉइंट इज इफ वी वांट टू फाइंड I इंड्यूस्ड इन द सर्किट, नाउ इट इज क्वाइट इजी बेटा। आप लिख सकते हो BLV divided by R is the current induced. The third one, if we think about the power consumption here, power is equal to V into I. V को हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, V तो V ही है, BLV है, और हम लोग बेटा यहाँ पे I को BLV by R लिख रहे हैं। वैल्यू इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर divided by R. And the fourth one, the very important one, F external to maintain the constant velocity. आप में से कुछ बच्चों के मन में ये विचार आएगा कि सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे किसी फोर्स की नीड भी है, किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट भी है, आपके मन में विचार क्यों आएगा, है ना कि यहाँ पे किसी फोर्स की जरूरत भी है। तो मुझे पता है बेटा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी फील्ड में, कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है क्या? अगर आपने यहाँ पे करंट इंड्यूस निकाल लिया है बेटा, मतलब यू आर अग्रीइंग दैट ये जो वायर है, ये जो वायर हमने लिया है, इस वायर में कुछ करंट है जो कि BLV by R के बराबर है, तो उस करंट के कारण उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और मैं उतना ही अगर अपोजिट फोर्स ना लगाऊं तो क्या ये वायर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा, या उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, आप कह सकते हो ना। तो मुझे उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो फोर्स हमारा F मैग्नेटिक के बराबर होगा। तो आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स F एक्सटर्नल दैट मस्ट बी इक्वल टू F मैग्नेटिक, ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या ये बात सभी लोग अग्री करते हो? एवरीवन, आर यू अग्री विथ मी? तो आई विल राइट हियर दिस F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, F एक्सटर्नल की वैल्यू या F की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे, I इंटू L मल्टीप्लाइड बाई B। I हम ऑलरेडी जान रहे हैं, दैट्स वाई आंसर इज B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। दिस इज द लास्ट आंसर। These are the four expected answers from this question. ये चार बेटा मैंने ILB लिया है, फोर्स ऑन द वायर इज इक्वल टू ILB।
मैं अगर डायरेक्शन आपको दिखाना चाहूँ तो डायरेक्शन आप यहाँ से देख सकते हो, हमारा V से ये आगे जा रहा है तो V क्रॉस B, सॉरी DL क्रॉस B, मेरे पास I इंटू DL क्रॉस B लेना होता है ना, तो DL किस डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर, B इनवर्ड है, तो DL क्रॉस B एक मैग्नेटिक फोर्स, क्या लेफ्टवर्ड लग रहा होगा इसके ऊपर, मुझे एक F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा राइट वर्ड, सो दैट कि हमारी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो सके। बस इसी को मैंने लिखा है बेटा, ILB की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। बेटा मुझे कोई याद दिला देना अगली क्लास में कि सर आप इसका एक वेक्टर फॉर्म बता दीजिए जिससे हर क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई कर सकें, है ना। आज टाइम नहीं है, टाटा बाय बाय एवरीवन, हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ओके।